हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोकसभा से जुड़े सारे फैक्ट्स एंड फिगर को देखेंगे तथा इसके हर एक डायमेंशन को समझेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें ना, तो इससे जुड़े प्रश्न सिविल सर्विस एग्जाम के पीटी प्लस मेंस में पूछे जाते हैं। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो इससे जुड़े प्रश्न एनडीए, सीडीएस, सीपीयू, एसएससी जैसे एग्जाम में भी हमें देखने को मिलते हैं। कंटेक्स्ट की बात करें तो MPF लोकसभा, बेसिक इंट्रोडक्शंस, स्ट्रक्चर, इलेक्शन, क्वालिफिकेशंस, वैकेंट ऑफ सीट्स, ओथ एंड एफर्मेशन, सैलरी एंड अलाउंस, लीडर ऑफ हाउस एंड अपोजिशन एंड पावर, इन तमाम एस्पेक्ट्स पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, लोकसभा। देखिए, यूनियन के जो लेजिस्लेचर है ना, उसको पार्लियामेंट कहते हैं। और पार्लियामेंट जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल। देखिए, राज्यसभा से जुड़े जो डिस्कशन है वो हमने अपने लास्ट वीडियो में किए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं। आज हम लोकसभा के डायमेंशन को विस्तार से समझेंगे। देखिए, संसद जो है ना, समाज का आईना है, क्योंकि यह समाज के हर एक ग्रुप, क्षेत्र, वर्ग और कम्युनिटी की आवाज़ है। पार्लियामेंट से ही देश के लिए जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है और पॉलिसी मेकिंग रिफॉर्म से जुड़े कार्यों को भी किया जाता है। पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है ना, लोअर हाउस यानी कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सदन, लोकसभा, जिसका जो चुनाव होता है ना, वो एडल्ट सफरेज यानी कि वयस्क मताधिकार के माध्यम से बेसिस पर डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है। देखिए, हमने अपने लास्ट वीडियो में जो राज्यसभा के बारे में पढ़ा था ना, उसमें पढ़ा था ये, मतलब डिस्कस किया था कि उसके मेंबर एमपी के जो चुनाव होते हैं ना, उसमें हम और आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि अपने लोग जिस स्टेट में रहते हैं ना, जिस राज्य में भी रहते हैं, उस राज्य के एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, वो इन एमपी को वोट देते हैं। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। मतलब जैसे सीटों का बंटवारा होता है उस हिसाब से उसके तहत वहाँ के एमएलए जो है उनके मेंबर को चुनते हैं। लेकिन लोकसभा में उसके मेंबर जो एमपी होते हैं ना, इसका चुनाव अपने लोग डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से। उसमें हम और आप जाकर वोट डाल सकते हैं। लोकसभा के गठन लोकसभा का जो गठन हुआ था ना, 1952 में हुआ था। इसकी नाम की जो घोषणा हुई थी 1954 में हुई थी। यानी कि उसी समय राज्यसभा और लोकसभा के नियम को एडॉप्ट किया गया था। इसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को यूनियन टेरिटरी यूटी के प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको इलेक्ट करने के लिए जो लॉ के निर्धारण का अधिकार दिया है। इसी के तहत पार्लियामेंट ने यूनियन टेरिटरी एक्ट 1965 बनाया है, जिसके तहत यूनियन टेरिटरी यूटी के मेंबर जो भी है वो डायरेक्ट इलेक्शंस के तहत लोकसभा के एमपी यानी मेंबर को चुनते हैं। किसके तहत? यूनियन टेरिटरी एक्ट 1965 के तहत यूटी यानी यूनियन टेरिटरी के जो मेंबर है उसका इलेक्टेड होता है। देखिए, एग्जाम्पल जो यूनियन टेरिटरी का है, दिल्ली, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है। यहाँ मेंबर ऑफ सीटों की संख्या जो है 7 है। इसका भी चुनाव डायरेक्ट होता है। किस एक्ट के माध्यम से? यूटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी एक्ट 1965 के तहत। आगे चलते हैं। देखिए, पहले क्या होता था ना, प्रेसिडेंट के द्वारा 2 मेंबर यानी कि 2 एंग्लो मेंबर जो होते थे उनका अपॉइंटमेंट होता था, अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता था। कहाँ पे? एमपी ऑफ लोकसभा के रूप में 2 मेंबर का। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे जुड़े क्वेश्चन अक्सर आपको दिख जाते हैं। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा 2 मेंबर का नॉमिनेशन होता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। इसको 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसको अमेंड करके इस 2 मेंबर के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि जो 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत समाप्त कर दिया गया। आगे क्या है? 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत स्टेट को लोकसभा में सीटों का जो आवंटन है उससे अगले 25 सालों के लिए एट इट स्थिर कर दिया गया।
और ये कब तक का डेडलाइन है? 2026 तक। यानी कि 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 के तहत आने वाले 25 सालों के लिए जो एमपी लोकसभा के जो चुने जाते हैं उनकी जो सीट है, मतलब एट इज इट वही सीट रहेगी, उसमें कोई उलटफेर नहीं होगा। यानी कि उसको आप ज़्यादा या कम नहीं कर सकते हैं। इसको कब तक होगा? ये 2026 तक। सॉरी, बढ़ा सकते हैं, कम करने के तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि एक बार पॉलिटी में ये होता है, सीट्स जहाँ एक बार बढ़ जाते हैं फिर उसको कम नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका जो सीटों का बढ़ने का जो रेशियो, मतलब उसका अनुपात होता है, वो कैसे होता है? किसी भी स्टेट के पॉपुलेशन के वाइज, मतलब किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से वहाँ के एमपी को सीटों का, उस स्टेट के सीटों का कोटा बढ़ाया जाता है। देखिए, लोकसभा के एमपी का जो टेन्योर है ना, वो 5 ईयर्स के लिए होता है। 5 साल के लिए लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं। जिसका जो चुनाव होता है वो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसके आधार पर होता है। इसमें क्या होता है? बहुमत के आधार पर चुनाव होता है। इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आखिर है क्या? इसमें क्या होता है? देखिए, एक कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 4 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और उसमें वोट जो है 1000 वोटर्स हैं। इन 1000 वोटरों में से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इन 1000 वोटरों में से, इन 4 कैंडिडेट में से सबसे ज़्यादा वैलिड वोट जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वैलिड वोट मिलेगा, वो कैंडिडेट अपना इलेक्शन जीत जाएगा। यानी मेजोरिटी के आधार पर उसको विनिंग डिक्लेयर कर दिया जाएगा। किस कंसेप्ट के तहत? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यही इसका मीनिंग होता है। स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है ना, वो 552 फिक्स की गई है। मतलब लोकसभा में जो संख्या है एमपीज़ की, उसको 552 फिक्स की गई है, जिसमें से जो 530 मेंबर होते हैं वो स्टेट्स के होते हैं, यानी राज्यों के। 20 मेंबर यूनियन टेरिटोरी के, और 2 जो मेंबर होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, जो अब समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान समय में, यानी प्रेजेंट टाइम में जो है, लोकसभा के जो सदस्य है वो 545 है। 545 है। अगर इसमें से 2 एंग्लो इंडियन को हटा दें तो 543 ही हो जाएगा, क्योंकि इस कंसेप्ट को हटा दिया गया है। तो इसमें अब बचा क्या? 530, यानी 530 स्टेट के होंगे और 3 यूनियन टेरिटोरी होंगे। यानी इस 2 मेंबर को अगर हटा देंगे तो इन 545 में से 543 ही हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे ही 545 होता था। अब प्रश्न ये है, एक क्वेश्चन है कि इनमें से, मतलब अब ये प्रश्न होता है कि इनमें वोट कौन करता है? इसमें वोट कौन कर सकता है? भारत के हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन को जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष, 80 एज, 18 वर्ष से अधिक हो, और जिसे कॉन्स्टिट्यूशंस यानी लॉ के मुताबिक अयोग्य, यानी कि किसी तरह से अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, वो शख्स इसमें वोट देने का अधिकार रखता है। मतलब जिसकी उम्र 18 साल है, ठीक है, सीधी समझिए, जिसकी उम्र 18 साल है और वो कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से किसी तरह से अयोग्य नहीं ठहराया गया है वोट देने के अधिकार से, तो वो इसमें जाकर वोट दे सकता है। और 61st कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1988 में जो किया गया था, उसमें क्या था ना, जो एज लिमिट थी ना 21 साल, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यानी पहले क्या था, हम पहले वोट देने का जो अधिकार का एज लिमिटेशन था ना, वो 21 साल था, जिसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत। लोकसभा में ना, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, जिनका जो चुनाव है ना, वो इलेक्टेड मेंबर जो होता है उन्हीं के बीच से होता है। यानी कि जो मेंबर एमपी चुन कर आते हैं, उन्हीं एमपी के बीच से स्पीकर और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। इसके इलेक्शंस के प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के अनुसार, इसके तहत सभी राज्यों में, हर एक स्टेट के
टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस में बांटा गया है, हर एक स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। इसके तहत लोकसभा में सीटों का जो आवंटन है वो प्रत्येक राज्य को इस तरह मतलब बांटा गया है कि स्थानों की जो संख्या है, मतलब सीटों की जो संख्या है, उसे स्टेट के पॉपुलेशंस यानी कि स्टेट के जनसंख्या का रेशियो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसके सीटों का आवंटन ऐसे किया गया है कि स्थानों की संख्या उस स्टेट के पॉपुलेशन के रेशियो के सभी राज्यों के लिए करीब करीब एक समान हो। मतलब जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है ना, हर स्टेट के लगभग लगभग एक समान हो। ऐसा ना कि किसी के लिए रेशियो ज़्यादा हो और किसी के लिए कम हो। यानी सीधा फंडा है, जिस स्टेट में पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ सीट्स भी हो उतनी ज़्यादा बढ़ेंगे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसमें क्या होता है, उन स्टेट पर ये लागू नहीं होता, ये है वो उन स्टेट पर लागू नहीं होता जिनके जो पॉपुलेशन है वो 60 लाख से कम हो। छोटे स्टेट भी है, अब वो बोलेंगे कि हमारे पास तो सब पॉपुलेशन कम है, इसका मतलब आप हमारी सीट को बढ़ाओगे नहीं, तो उसमें थोड़ी ये रियायत भी दी गई है। इसमें क्या है, 60 लाख से कम जिनकी पॉपुलेशन होती है ना, उन पे ये कम होते हैं। यानी उस स्टेट के पॉपुलेशन का हिसाब जो है, उस स्टेट में नंबर ऑफ सीट का बढ़ाया या घटाया जाता है पॉपुलेशन वाइज के हिसाब से। इसलिए इन छोटे स्टेट में कुछ बेनिफिशियल भी दिया गया है, जिसको जो सीटों का जो बढ़ाने का जो क्रम है उसको 2026 तक स्थिर कर दिया गया, जैसा हमने पहले बात किया गया था, पहले बात कर चुके हैं। इसका गठन कैसे होता है इसे समझ लेते हैं। देखिए, लोकसभा का जो टर्म होता है ना, 5 ईयर्स के लिए होता है। 5 साल पूरा होते ही ना ये लोकसभा अपने आप विघटित हो जाता है। मतलब जैसे 5 साल टर्म पूरा हुआ, ये अपने आप विघटित हो जाता है। और इसके बाद नई लोकसभा के गठन के लिए इलेक्शंस कमीशन आम चुनाव यानी कि जनरल इलेक्शंस संपन्न कराता है। इलेक्शंस का रिजल्ट आने के बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के लिस्ट को लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा कहाँ, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को सौंपेगा। प्रेसिडेंट भारत का जो राष्ट्रपति होगा, वो क्या करेगा, जब नई लोकसभा का गठन हो जाएगा उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा बहुमत प्राप्त जिस पार्टी को ज़्यादा मेजोरिटी मिली है, बहुमत प्राप्त यानी सबसे बड़ी पार्टी के दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। कौन, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ये हमेशा याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति ही आमंत्रित करेंगे सबसे बड़े पार्टी को। इसके बाद क्या होता है, बहुमत मेजोरिटी वाले पार्टी के नेता को, अगर कोई शख्स आता है कि हमारे पास इतनी सीटें हैं, तो बहुमत प्राप्त जिनको लगे, प्रेसिडेंट को लगे कि हाँ इनको मेजोरिटी है, ये सरकार बनाने के लिए सक्षम है, तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उसके नेता को उन पार्टियों में से, जैसे अगर मान लीजिए कॉलिशन गवर्नमेंट है, सपोज डेट किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, एक पार्टी ABC करके है, ठीक है, उस एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, सपोज डेट नहीं मिली, तो इन 4 पार्टियों को मिलाकर जो नंबर है, जो बहुमत का आंकड़ा है, उसको एक कलेक्ट करेंगे और प्रेसिडेंट के पास पहुंचेंगे। बोलेंगे कि हमारे पास देखिए नंबर ऑफ सीट से ये है और हम सरकार बनाने के लिए कैपेबल है। उनको भी लगेगा इनके पास नंबर है, तो वो क्या करेंगे, ये सारे पार्टी मिलकर या कोई एक पार्टी मिलकर, अगर किसी के पास बहुमत है तो अपने सदन का नेता चुनेंगे। मतलब अपने में से किसी एक को लीडर बनाएंगे कि हाँ हमारा ये लीडर होगा। उस लीडर को भारत का जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं। उन प्रेसिडेंट को लगेगा कि हाँ इस पार्टी के पास नंबर है, तो उन पार्टी के जो नेता है उसको भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। और उसके बाद इन प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट, यानी अगर प्रधानमंत्री हुए तो कोई कैबिनेट भी होगा ना, कोई हेल्थ मिनिस्टर होगा, कोई एजुकेशन मिनिस्टर होगा, कोई और मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर होगा, उसका जो लिस्ट की जो सूची है वो ये देते हैं, प्रधानमंत्री देते हैं। और इन्हीं के सलाह पर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करते हैं, उस कैबिनेट को अप्रूव करते हैं। और इसी के बाद जो है नई सरकार अस्तित्व में आती है। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा, एक क्वेश्चन होगा कि क्या कोई शख्स बिना MP बने हुए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए, क्या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता है क्या? तो इसका आंसर है यस, बन सकता है।
वो बन सकता है, लेकिन लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर उनको किसी भी सदन का मेंबर बनना होगा। यानी 6 महीने तक वो बन तो रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने किसी भी सदन का, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी, मेंबर चुन कर आना होगा। नहीं तो क्या होगा, वो जिस पोस्ट पे होंगे, सपोज डेट वो पीएम होंगे या कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, तो उनको उनके सीट से रिजाइन देना होगा, क्योंकि 6 मंथ के अंदर उनको किसी भी सदन का मेंबर चुनने जाना शुड मस्ट बी कंपलसरी, ये कंपलसरी है, नहीं तो उनको अपनी पोस्ट से रिजाइन देना होगा। देखिए, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशंस में ना किसी भी धर्म विशेष के लिए कोई रिजर्वेशन सिस्टम का त्याग किया गया है, मतलब रिजर्वेशंस के लिए को धर्म विशेष के लिए रिजर्वेशन सिस्टम का त्याग किया गया है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से रेशियो के बेस पर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को सीटों का रिजर्वेशंस दिया गया है। आगे पार्लियामेंट के मेंबर के लिए ना कुछ क्वालिफिकेशंस की बात कही गई है, जिसके तहत लोकसभा के मेंबर यानी पार्लियामेंट के मेंबर को शुड मस्ट बी ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पहली क्राइटेरिया है कि भाई आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने जा रहे हैं तो आपको भारत का नागरिक बनना पड़ेगा या होना होगा। किसी भी अदर कोई देश का नहीं आ सकता ना हमारे पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए, हमारे ही देश के लोग होंगे। तो ये कंपलसरी है, पहली क्राइटेरिया है कि आपको भारत का नागरिक होना होगा। और लोकसभा के लिए क्या है, उनकी एज जो क्राइटेरिया है वो 25 साल है, 25 साल होना चाहिए। लेकिन राज्यसभा के लिए क्या था, अलग था, 30 था। इसके बाद क्या है, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए इसके अलावा, इन क्राइटेरिया के अलावा उसके पास अन्य क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए जो पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई लॉ के अधीन हो। यानी पार्लियामेंट के द्वारा जो क्राइटेरिया बनाया हो गया कि ये मेंबर्स के पास ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो उसके भी अधीन उसकी जो सारी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा। देखिए, कुछ सिचुएशन में ना पार्लियामेंट के मेंबर की सीट वैकेंट यानी कि स्थान रिक्त करने का भी प्रावधान है। और ये कब होगा, फर्स्ट डबल मेंबरशिप, यानी कोई पर्सन एक समय में सदन के दोनों, यानी कि पार्लियामेंट है, इसके 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, कोई पर्सन एक साथ इन दोनों हाउस का मेंबर नहीं रह सकता है। उसको इसी एक हाउस का ही मेंबर रहना होगा। अगर ये दोनों का रह सकता है तब भी उसके मेंबर का जो सदस्यता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। उसको मौका मिलता है, ऐसा नहीं कि तुरंत ख़त्म कर दिया था, उसको ये मौका मिलता है कि देखिए इसके लिए तहत इसके जो क्या क्या मेंबरशिप की क्राइटेरिया होती है और वैकेंट सीट कब होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस से राज्यसभा वाले वीडियो में किया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। डबल मेंबरशिप यानी कि दोनों एक सदन, मतलब एक पार्लियामेंट में दोनों सदनों का मेंबर एक साथ नहीं रह सकता। और तब भी एक सिचुएशन अब भी है कि अगर वो शख्स लोकसभा का मेंबर है, सपोज डैट लोकसभा का मेंबर है और किसी भी स्टेट के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर है, तब भी उस सिचुएशन में उसकी जो सदस्यता है वो रिक्त मानी जाएगी। क्योंकि अगर वो दोनों एक साथ रखे तो हालांकि उसको एमएलए पोस्ट छोड़ने के लिए समय दिया जाता, नहीं तो उसके लोकसभा की पोस्ट भी समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्या सिचुएशन है, अगर कोई पर्सन अपने सीट्स के खुद ही रिजाइन कर दे तब भी वो सीट वैकेंट मानी जाती है। यानी कोई शख्स है वो अपने रिजर्वेशन खुद ही दे दे कि हाँ मैं इस सीट पे नहीं रहना चाहता हूँ, तब भी वो सीट वैकेंट मानी जाएगी। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, अब्सेंट, यानी कि कोई पर्सन 60 डेज 60 दिनों तक सदन की सभी बैठक से अब्सेंट रहता है और सदन में उसके पद, मतलब किसी भी सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसके उस समय भी उसके सीट को वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा प्रोविज़न है। अदर केस में क्या होता है, अदर केस में तब उसकी सिचुएशन, मतलब कब सीटें वैकेंट होती है, देखिए कुछ ऐसा भी सिचुएशन होता है कि उस शख्स को, कोई शख्स जो है उसको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया जाता है। कोई मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस मेंबर को देश का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया जाता, तब भी उस सिचुएशन में उसके सीट जो है वैकेंट हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई शख्स की भी किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता है, तब भी उसकी जो सीट है वो
समाप्त हो जाएगी, मतलब वैकेंट हो जाएगी। ओथ और अफर्मेशंस की बात करें ना, पार्लियामेंट के सभी सदस्य जो होते हैं ना, उसको एक शपथ लेनी होती है, ओथ लेना होता है। और जब तक वह सदस्य शपथ नहीं ले लेता है, तब तक वह सदन के किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता है, यानी किसी भी सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो उस पर जुर्माना यानी कि फाइन देने का भी, उस पर फाइन लगाने का भी ऐसा प्रावधान है, अगर वो बिना शपथ लिए किसी भी सेशन में पार्टिसिपेट करता है तो। देखिए, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के लिए ना कुछ उसके मेंबर के लिए पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित सैलरी और अलाउंस की व्यवस्था की गई है। मतलब जो मेंबर होते हैं उनको सैलरी अलाउंस दिया जाता है, उसे लेने का अधिकार होता है। लोकसभा में लोकसभा में बहुमत प्राप्त, जिसको मेजोरिटी प्राप्त है, उसके पार्टी की जो लीडर होते हैं ना लोकसभा के अंदर किसी पार्टी के जो मेंबर है, ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा में मेंबर, जो पार्टी के मेंबर वो प्रधानमंत्री हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक कंसेप्ट है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। कोई शख्स है, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या होता है, जनरली क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, लोकसभा है, ये राज्यसभा है। जनरली क्या होता है, जो प्रधानमंत्री होते हैं ये लोकसभा के मेंबर ही होते हैं, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, वो राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं। लेकिन सपोज डेट कोई प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के मेंबर है, तो सदन का नेता तो किसी को चुनना होगा लोकसभा में ना, तो उस सदन के जो ये अपॉइंट करते हैं, और उस सदन का जो नेता होता है ना, उसी को लीडर ऑफ हाउस कहते हैं। और इसी तरह जो विपक्ष का जो लीडर होता है उसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं। यानी जो जिनको बहुमत नहीं प्राप्त हो, जो अपोजिशन हो, जो विपक्ष पार्टी हो, उनमें से वो शख्स भी अपना एक नेता चुनते हैं, जो पार्लियामेंट में अपने पार्टी का एजेंडा रखते हैं। यानी और इसके साथ ही साथ जो रूलिंग पार्टी है उसको सलाह देने का, उसके नीतियों को क्रिटिसिज्म करने का, या और किसी चीज़ों पे डिस्कस करने का अधिकार होता है। इसी तरह कि हर एक हाउस में दो लीडर होते हैं, एक लीडर ऑफ हाउस होता है, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को लीडर ऑफ हाउस कहते हैं, और जो विपक्ष में बैठता है उसके नेता को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर दे दूंगा। देखिए, पावर की बात करें ना, तो लोकसभा के पास ना राज्यसभा के मुकाबले जो है ना, वो कुछ ज़्यादा पावर है, शक्तियाँ कुछ ज़्यादा हैं। किन सिचुएशंस में है, वो भी डिस्कस करते हैं। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा मेरा मानना है कि अगर कोई मेंबर्स है तो दोनों में होना चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इससे इससे कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, सॉरी, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि राज्यसभा के प्रति। इसके बाद सेकंड है मनी बिल। मनी बिल को भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी इस पर भी लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है राज्यसभा के मुकाबले। थर्ड वन इज नो कॉन्फिडेंस मोशंस जो होता है ना, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया जाता है, उस पर भी रियल पावर लोकसभा के पास होती है राज्यसभा के कंपैरिजन में। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर ये बिल पास हुआ ना, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिया जाता है, उस गवर्नमेंट के नीतियों के विरुद्ध इसको पास नहीं हो जाता। अगर ये पास हो जाती है, अगर ये नो कॉन्फिडेंस बिल पास हो जाता है, तो जो सरकार है वो अल्पमत में आ जाती है, यानी उसको अपनी मेजोरिटी पेश करनी होगी कि हमें बहुमत प्राप्त है सदन में। इसके ऊपर भी हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे इन तमाम जो टर्मिनोलॉजी है लोकसभा की, उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने लोकसभा के हर एक डायमेंशंस को समझा, डिस्कस किया, इसके क्वालिफिकेशंस से लेकर इसके इलेक्शन प्रोसेस और इसके गठन की प्रक्रिया तक इसको समझा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको करेंट अफेयर्स और जीएस के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं।
और इनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।